Assalamu alaikum students, this is Ali Amanullah, your tutor for financial reporting. So here I am officially launching my new batch for financial reporting at School of Finance and Training, which is most commonly known as SFT, which is a project by WIFI. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का मकसद क्या है, ज़रा पहले उसको डिस्कस कर लें। आज खाली एक ही मकसद के साथ हाजिर हुआ हूँ मैं आपके सामने कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में हम डिस्कस कर लें कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर पैटर्न क्या होता है, ये किस किस पेपर से लिंक्ड है, सर पेपर पैटर्न क्या है हमारा, और बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे, पास रेट क्या है हमारे पास, ये सब चीज़ आज हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या है हमारा। अभी आप लोगों में से अच्छे खासे लोगों ने फाउंडेशन डिप्लोमा के पेपर्स दिए होंगे, जिसमें आप लोगों ने एक पेपर दिया होगा फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग या FA, जिसको हम नॉर्मली कह रहे होते हैं F3। ये F3 का एक एडवांस वर्जन है जिसको हम F7 या FR कह रहे होते हैं। F3 में आप लोगों के पास दो सेक्शंस होते थे, सेक्शन A और B। यहाँ पे आके एग्जामिनर थोड़ा सा अपने स्कोप को और ब्रॉड करता है और बोलता है अब मैं तुमसे 3 सेक्शंस में पेपर सॉल्व कराऊंगा, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A इज समहाउ सिमिलर टू सेक्शन A ऑफ FFA। वहाँ पे भी तुम्हारे पास MCQs थे, यहाँ पे भी तुम्हारे पास MCQs ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सर यहाँ पे हमारे पास 15 MCQs होंगे और हर MCQ की वेटेज 2 मार्क्स होगी। इसका मतलब टोटलिटी में मेरे पास कितने हो गए, 30 मार्क्स हो गए मेरे पास फ्रॉम सेक्शन A। अब सर अगर सेक्शन B की बात कर ली जाए तो सेक्शन B में जिस तरह तुम्हारे पास MTQs या OCQs या OTQs या तुम कहते थे वहाँ पे, यहाँ पे भी MTQs ही आते हैं। MTQ होता क्या है, एक तुम्हें पूरा केस दिया जाएगा जिसमें फॉर एग्जांपल 4-5 स्टैंडर्ड्स मिला के एक केस दे दिया। लेट्स एन एग्जांपल हम ग्रुप अकाउंटिंग की या कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो वो तुम्हें बता देगा कि तुमने एक सब कंपनी एक्वायर की, फिर इतने की एक्वायर की, और पूरा सिनेरियो दे देगा और उस केस से रिलेटेड तुमसे 5 छोटे छोटे MCQs पूछ लेगा। लेट्स एन एग्जांपल तुमसे पहले पूछ लिया बताओ गुडविल कितनी आएगी एक्विजिशन पे, तुमसे दूसरा सवाल कर लिया कि बताओ इन्वेंट्री इन ट्रांजिट या अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग कितना है, फिर बोलेगा बताओ SOFP या PPE कितना रिपोर्ट होगा, फिर पूछ लेगा बताओ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना तुम्हारा SOFP में जाएगा। तो बोला एक केस से रिलेटेड 5 शॉर्ट MCQs आ जाएंगे। अब सर एक MCQ की वेटेज कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। ऐसे कितने MCQs है मेरे पास, एक MTQ में 5, तो हर MTQ की वेटेज 10 मार्क्स हो गई है मेरे पास। जी सर। और ऐसे कितने MTQs मेरे पास सेक्शन B में आ जाएंगे, सर 3 MTQ आएंगे। इसका मतलब हर MTQ की वेटेज 10 मार्क्स ईच और टोटलिटी है मेरे पास 30 मार्क्स हो गए फ्रॉम सेक्शन B। सेक्शन A के 30 मार्क्स, सेक्शन B के भी 30 मार्क्स। अब सेक्शन C आता है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसका नाम एग्जामिनर ने रखा हुआ है CRQs, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसमें एग्जामिनर तुम्हारी MS ऑफिस की स्किल्स को टेस्ट कर रहा होता है, वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स को टेस्ट कर रहा होता है। और आज तक अब तुम ACC में आए हो ना, तुमने ACCA फाउंडेशन डिप्लोमा से लेकर अब तक कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई नहीं है। वहां पे तुमने MCQs में आंसर्स दिए हैं। यहाँ पे एग्जामिनर आके तुमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद बनवाता है, ट्रायल बैलेंस देगा, बोलेगा मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के बता दो। एक पूरा सिनेरियो देगा, बोलेगा मुझे 2 कंपनीज की परफॉर्मेंस एनालाइज करके बता दो। फिर एक सिनेरियो देगा शायद तुम्हें कि एक कंपनी B को एक्वायर करने जा रही है, या कंपनी B को लेगी या कंपनी C को एक्वायर करेगी, कौन सी कंपनी बेहतर है एक्वायर करना। यह सिनेरियो तुम्हें दे देगा कंपनी ग्रुप ने एक सब्सिडी डिस्पोज ऑफ कर दी, बताओ क्या ये डिस्पोजल हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल रहा। यानी कि तुम्हें परफॉर्मेंस एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसको हम नॉर्मली कह रहे होते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर सेक्शन C में तुम्हारे पास 2 सवाल होंगे। बोला पहला सवाल होगा तुम्हारे पास जिसमें एग्जामिनर तुम्हारी स्प्रेडशीट के स्किल्स को टेस्ट करेगा, यहाँ यानी कि तुमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमसे इंडिविजुअल कंपनी की बनवा सकता है या ग्रुप की बनवा सकता है। और दूसरा सवाल तुम्हारे पास होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको तुम नॉर्मली और रेशियो एनालिसिस के नाम से भी कुछ लोग जानते होंगे। हर सवाल की वेटेज 20 मार्क्स होगी
और ऐसे मेरे पास कितने सवाल होंगे, 2 सवाल होंगे और टोटल वेटेज होगी मेरे पास सेक्शन सी की 40 मार्क्स की, सेक्शन ए 30 मार्क्स का, सेक्शन बी 30 मार्क्स का और सेक्शन सी 40 मार्क्स का हो गया। इसका मतलब टोटलिटी है मेरे पास 100 मार्क्स हो गए। सर पेपर कितने टाइम में करना होगा, आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा होगा, पेपर 3 घंटे में करना होगा। और शायद मैं ये कहता हूं कि बहुत आसानी से F7 का पेपर 3 घंटे में हो जाता है, टेंशन की जरूरत नहीं है। अब सर अगली बात, हम विफी पे कैसे पढ़ा रहे होते हैं, तो सर यहाँ पे हम हाई टेक लर्निंग इन्वायरमेंट होगा हमारे पास, जैसे आपको स्क्रीन पे हमारा क्लास इन्वायरमेंट नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हम प्योर रेप्लिकेट करते हैं जो एग्जाम में तुम्हारे पास सिस्टम्स होते हैं, कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें सिमुलेट कर दें वहाँ पे। तुम सीबी सॉफ्टवेयर हमारा इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। तो कोशिश करेंगे कि हाई टेक लर्निंग एनवायरनमेंट में फिजिकल क्लासेस कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह, और फिर तुम्हें इससे बेनिफिट होगा कि तुम यहाँ पे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को भी हमारे साथ साथ ही यूज़ करोगे। अच्छा, अक्सर बच्चों का सवाल होता है सर कि हम स्टडी मटेरियल क्या यूज़ करेंगे। आपके सामने होगा F3 में आप लोगों ने कैप्लन और बीपीपी यूज़ की होगी, तो यहाँ पे भी कैप्लन और बीपीपी यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है। एक ऑप्शन तो ये है कि जाके तुम कैप्लन का स्टडी टेक्स्ट खरीद लो, बीपीपी का स्टडी टेक्स्ट खरीद लो, कैप्लन की किट खरीद लो, बीपीपी की किट खरीद लो। ऐसा नहीं करना हमने। एक कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी टेक्स्ट प्लस किट मैंने बनाई हुई है, जहाँ पे मैंने जो क्लास में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा उसी के थियोरेटिकल नोट्स उस बुक में तुम्हें मिल जाएंगे। सर मैंने एक अदद किट बनाई हुई है जिसमें तुम्हारे पास कैप्लन की किट के सवाल भी होंगे, बीपीपी किट के सवाल भी होंगे, और मेरे हर स्टैंडर्ड के अपने तकरीबन 40-50 सवाल तुम्हें मिल जाएंगे। इसका मतलब उस कॉम्प्रीहेंसिव बुक में तुम्हें नोट्स भी मिलेंगे, थियोरेटिकल नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर इलस्ट्रेशंस भी तुम लोगों को मिलेंगी, और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और किट्स भी मिलेंगी। तो तुम्हें कोई स्टडी टेक्स्ट कोई किट खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक किट तुम लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगी, जिसी से हम पूरा F7 का कोर्स कवर कर लेंगे। अब एग्जामिनर ने F7 के एरिया को ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में ब्रेक किया हुआ है, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये नॉर्मली बच्चे बड़ा लाइटली लेते हैं कि यार ये तो उसमें तो 1-2 सवाल आ जाएंगे, लेकिन यकीन करो तुम्हारा पूरा अकाउंटिंग इस पे बेस कर रहा होता है कि कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कोई स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आया तो क्यों आया, अगर स्टैंडर्ड में ये बात लिखी है उसके पीछे लॉजिक क्या है, एसेट की डेफिनेशन ये है तो लॉजिक क्या थी इसके पीछे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब अगर स्टैंडर्ड बनाना है तो कैसे बनाना है, क्या पूरा प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डिस्कस कर रहे होंगे। अगली बात सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फाउंडेशन डिप्लोमा में आपने कुछ 4-5 स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, जिसमें IS 16 पढ़ लिया होगा, IS 38 पढ़ा होगा, IS 10 पढ़ा होगा, IS 37 पढ़ा होगा, और IFRS 15 का छोटा सा एरिया पढ़ लिया होगा। यहाँ पे एक हमारे पास एक्सटेंसिव लिस्ट है स्टैंडर्ड्स की, जो कि हमें कवर करनी है, जो कि हम फर्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। सर मेरी अजम्पशन बेसिक ये होगी कि आप लोगों को नहीं आता कुछ भी, बेसिक इतना आता होगा मुझे। मेरी अजम्पशन ये कि यू नो व्हाट इज डेबिट एंड यू नो व्हाट इज क्रेडिट, यू नो व्हाट इज एसेट एंड यू नो व्हाट इज लायबिलिटी। बस हम हर वो चीज़ कवर करेंगे जो हमने F3 में पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रॉम स्क्रैच कवर कर रहे होंगे। मेरी अजम्पशन ये है कि IS 16 में पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चों को नहीं पता व्हाट इज पीपी। IS 16 का नाम है पीपी। मेरी अजम्पशन में ये लेके चलूंगा कि तुम्हें नहीं पता पीपी होता क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते किसको है, कब एसेट मेरा पीपी में आता है। जब तुम स्टैंडर्ड्स पढ़ लोगे तो फिर एक इंडिविजुअल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, यानी कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तीसरा एरिया है हमारे सिलेबस का। चौथा एरिया है कंसोलिडेशन या ग्रुप अकाउंट्स का। पांचवा एरिया होता है हमारे पास कैश फ्लोस का। अच्छा सर, ग्रुप अकाउंट के बारे में एक बात डिस्कस कर लूं कि ये अगर तुमने F3 के लेवल का तुम्हें ग्रुप अकाउंट्स याद है ना, तो तकरीबन समझ लो वही चीज़ें रोल फॉरवर्ड होंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है, यानी कि 30-40% एक्स्ट्रा, शायद वो भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 25 से 30% एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। लेकिन वहाँ पे फ़र्क ये था कि सवाल तुम्हारे MCQs में आते थे फाउंडेशन डिप्लोमा में, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पूरी के पूरी कंसोलिडेटेड SOF बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड SOCI तुम्हें बनानी पड़ेगी। सिर्फ फ़र्क इतना है यहाँ पे, वो सीखना है हम लोगों को। और फिर आखिरी एरिया है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। अब सर ये स्किल लेवल का मैं कहता हूँ एक बहुत आसान पेपर है, जिसको पास करना बहुत आसान है। अगर मैं कहता हूं कि तुम्हें अगर फेल होना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पास करना बड़ा आसान है। जिस तरह पढ़ाऊंगा उस तरह पढ़ लेना, सिर्फ जो बात क्लास में कहूंगा वो नोट कर लेना, जहन में बिठा लेना, पेपर पास हो जाएगा, गारंटी में देता हूं। अगर नहीं तो अगली दफ़ा की फीस हम खुद तुम्हारी भरेंगे। सर ये वो पेपर है जिसको पास करना बड़ा आसान है। तुम्हें इसको अगर फेल करना है तो इसके अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पास करना है तो जो बातें क्लास में कह रहा हूं वो खाली समझ लेना, नोट कर लेना और घर जाके उसकी प्रैक्टिस कर लेना। बता दूंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ये आज हम गारंटी दे रहे हैं SFT के प्लेटफॉर्म से तुम्हें। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि सर पेपर कैसा निकलेगा। और ये वो पेपर है जिसका पासिंग रेट भी बहुत अच्छा है। अब तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा इसका पासिंग रेट
की रेंज क्या है, 47, 48, 50, 51, सर यही रहता है पासिंग रेट, इसका याद रखना। ये पेपर पास करना बड़ा आसान है, मैं वापस इम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात पे। सिर्फ क्या करना है, फोकस होकर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, पेपर इंशाल्लाह निकल जाएगा। सर इस पास रेट से तो हमें पता चलता है कि अगर एग्जाम में 100 बच्चे आ रहे हैं तो 50 पास हो रहे हैं, 50 फेल हो रहे होते हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। तो सर पिछले 7-8 साल से मैं F7 का पेपर पढ़ा रहा हूँ, और जो मैंने बच्चों से डिस्कस करके कंक्लूड किया ना कि बच्चे फेल क्यों हो रहे थे, उसकी 3-4 मेन वजह है। सबसे पहली बात सर, हाँ F7 वो पेपर है जिसके अंदर कोर्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कि ये वो पेपर नहीं है कि आप आखिरी 10-15 दिन पढ़ो और बोलो मैंने पूरा पढ़ लिया। सर ये कोर्स बहुत बड़ा कोर्स है जिसके अंदर स्टैंडर्ड ही तकरीबन 15 से 20 है। तो बच्चे क्या करते हैं, सेलेक्टिव स्टडी करते हैं कि यार ये स्टैंडर्ड मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो ये नहीं करता हूँ, ये स्टैंडर्ड छोटा है एग्जाम में नहीं आएगा, आ गया 2 सवाल MCQ आ जाएंगे। तो प्लीज़ हमें सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। अगर सेलेक्टिव स्टडी की तुम लोगों ने तो यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर, सो प्लीज़ डोंट गो फॉर सेलेक्टिव स्टडी। सर अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेलेक्टिव स्टडी तो नहीं करते पूरा है, पढ़ते हैं 100% है, लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। अब जरूरी तो नहीं है जो एग्जाम्पल जो इलस्ट्रेशन मैंने क्लास में डिस्कस की है एग्जामिनर वही जाके तुमसे डिस्कस करेगा, नहीं। एग्जामिनर ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मोल्ड किया, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट वे में टेस्ट किया, कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन चूंकि तुम्हें इलस्ट्रेशन वही वाली याद है, तुमने कॉन्सेप्ट को सही समझा हुआ नहीं है, तो तुम पेपर में परेशान हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे कि पता नहीं क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर करने हैं हमने। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़ते भी पूरा है, कॉन्सेप्ट भी पूरा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी कि इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। तो मेरा मशवरा तुम लोग को यह है कि एटलीस्ट एक एग्जाम किट जरूर कर लेना, बीट कैपलन, बीट BPP। जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस किट दूंगा अपनी, वो एटलीस्ट एक दफ़ा जरूर कर लेना, तो इंशाल्लाह हम पेपर पास कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सब चीज़ें करते हैं लेकिन पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते। सर क्यों? क्योंकि सर उन्होंने एग्जाम से पहले एग्जाम सिमुलेशन नहीं की हुई होती, मॉक नहीं दिया हुआ होता। तो अब जब मॉक नहीं दिया हुआ होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 3 घंटे में वो पेपर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज़ मॉक देना बड़ा ज़रूरी है। हम यहाँ पे मॉक कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट में, CV पे ही मॉक होगा आपका। तो अगर तुमने वो मॉक दे दिया और 3 घंटे में पूरा कर लिया तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का तो एटलीस्ट इशू नहीं आना इंशाल्लाह एग्जाम में। और आखिरी बात, सर आपने अपनी इस वीडियो में कहा कि F7 इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर टू पास, तो तुम लोगों ने ये बात अपने जहन में बिठा ली और अब तुमने आखिरी टाइम में पढ़ना शुरू किया। अब तुम्हारे जहन में जब ये बात बैठ गई ना कि इजी पेपर पास हो जाएगा, तो सर अब जब तुम इस चीज़ को इजीली कवर कर रहे होगे ना कि यार एंड में हो जाएगा, तुम चीज़ें डिले करते जाओगे और ये तुम्हारे जहन पे आ जाएगा और फिर एंड में तुम्हारे पास इतना बड़ा कोर्स बच जाएगा कवर करने के लिए, तो वो पेपर फिर कवर नहीं हो पाता, तो फिर तुम अल्टीमेटली फेल हो जाते हो। तो प्लीज़ ये जो 4-5 मैंने वजूहत लिखी है ना फेलियर की, इनको तो अवॉइड करना है। सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर करने, टाइम मैनेजमेंट को कैसे ओवरकम करना है सर, हमें मॉक्स देने और कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर करने, तो इंशाल्लाह हमारा पेपर पास हो जाएगा। सो आई होप चीज़ें तुम्हारी कुछ F7 के हवाले से जो तुम्हारी मिसकंसेप्शंस थी कि यार मुश्किल पेपर होगा, पता नहीं क्या क्या होगा इसके अंदर, वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो सी यू ऑल इन फर्स्ट क्लास एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर ACCA जर्नी। अल्लाह हाफिज़।